नमस्कार दोस्तों, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 48 है। यहाँ पे बात होंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन, सेपरेट कमीशन बनाया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्यों बनाया गया, इसके फंक्शंस क्या हैं, दूसरे और कौन से फंक्शंस इसको दिए गए हैं एक नए एक्ट के थ्रू, तो उस एक्ट के बारे में बताऊंगा। रिपोर्ट इस कमीशन की जो पब्लिश की जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, क्या पावर्स हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना, और दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, चूंकि ये डायरेक्टली बनी है किसके थ्रू, आर्टिकल 338A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली आर्टिकल 338A में बनी है आपकी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये जो आर्टिकल 338A है, ये है अंडर पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 16 का जो टाइटल है वो है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। अगर आपको ये टाइटल न याद रहे चलेगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल 338A, आर्टिकल 338A, जिसके थ्रू ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनवाया गया है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। ठीक है, तो इतना जरूर याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात की जाए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेफिनेशन की, तो देखिए हमारे संविधान में किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। सच्ची बात है, शुरुआत कैसे हुई इसकी, शुरुआत तो स्पेशल ऑफिसर था फॉर माइनॉरिटीज SC एंड ST वाला। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब आया, 65वें संशोधन के थ्रू, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बना, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 338, और पहले की बॉडीज को ऑब्वियसली बात एलिमिनेट कर दिया गया था। ये SC और ST के लिए बना था। अब दोस्तों आपको समझना क्या है यहाँ पे, देखिए शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सामने जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सेम नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट के सामने अलग चैलेंजेस है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सामने अलग चैलेंजेस है, क्योंकि ज्योग्राफिकली और कल्चरली ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर आप बात करें तो ये हमेशा से ही बिल्कुल बीहड़ इलाके में रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही फॉरेस्ट वाले इलाके में रहे हैं। इनफैक्ट प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो सारे के सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि शेड्यूल्ड कास्ट को अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से कंपेयर करते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट आर अ लिटिल बिट बेटर देन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स बहुत ही ज्यादा सेक्लूडेड रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि नहीं भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग से ध्यान देना पड़ेगा इनके ऊपर। और इसी के लिए इन कमीशंस के अलावा 1999 में एक अलग मिनिस्ट्री बना दी गई, जिसको नाम दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का काम क्या था कि भैया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर और डेवलपमेंट को देखना। क्योंकि पहले जब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनी, उससे पहले कौन सी मिनिस्ट्री देखती थी, तो उससे पहले देखती थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आज की डेट में सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल कास्ट देखती है। 1999 से पहले शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दोनों लोगों को देखती थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इट लुक्स टुवर्ड्स द शेड्यूल कास्ट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये ध्यान देती है किस पे, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे। तो इस स्लाइड में बस वही थ्योरी दे रखी। आगे इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी आप लोग भी नेचुरली पढ़ने के मूड में होते हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना भूल जाते हो। देखिए लाइक और कमेंट करिए, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। जब वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब इन वीडियोज़ को ज़्यादा रिकमेंड करता है। तो अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर डाल दीजिए, थैंक यू करके। कोई भी कमेंट डाल दीजिए, उससे मुझे एंगेजमेंट मिलता है, थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। तो वही थ्योरी दे रखी है कि वह नेशनल कमीशन SC ST 65वें अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू आया आर्टिकल 338 के अंदर। बाद में दोनों को बाइफर्केट कर दिया गया थ्रू 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेशनल कमीशन फॉर SC अलग हो गया, नेशनल कमीशन फॉर ST अलग हो गया। ये जो नेशनल कमीशन फॉर ST बना, ये 2004 में बना। इसमें एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, 3 अदर मेंबर्स हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस को कौन डिटरमिन करता है, तो भाई प्रेसिडेंट डिटरमिन करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना अंडर आर्टिकल 338A। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना अंडर आर्टिकल 338। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि ये जो पर्सन हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और आपका जो इनके टेन्योर ऑफ ऑफिस हैं, चेयरपर्सन के, वाइस चेयरपर्सन के जो इनके मेंबर्स हैं, वो कितने साल का होता है, तो देखिए टेन्योर अभी के लिए 3 साल का है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इस टेन्योर को बदल सकता है। इनको कितनी तनख्वाह मिलेगी, ओके, इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगे, इनके पर्क्स और प्रिविलेजेस क्या होंगे, ये किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। याद रखिएगा ये पार्लियामेंट के हाथ में नहीं है,
ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। और प्रेसिडेंट के हाथ में मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कभी भी इनके सर्विस ऑफ कंडीशंस को डिसाइड कर सकता है। फंक्शंस ऑफ कमीशन की बात करें तो भैया शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, लीगल सेफगार्ड्स हैं, क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आती है तो उसके अंदर इंक्वायरी करना, इस बात को मॉनिटर करना, देखना कि क्या भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स और सेफगार्ड्स को डिप्राइव तो नहीं किया जा रहा है। ये सारा काम आता है किसके अंदर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्लान करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसके ऊपर एडवाइस देना। तो भैया यूनियन गवर्नमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। ये काम किसका है, ये काम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। उसके बाद ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, या तो साल में एक बार या जब भी इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को सही लगे तब रिपोर्ट सबमिट करेगी, किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट को इस रिपोर्ट में ऑब्वियस सी बात है कुछ एडवाइसेस देगा ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कि भाई इन ट्राइब्स की सिचुएशन सुधारने के लिए आप ये स्टेप्स ले सकते हैं। बिल्कुल सेम वही पॉइंट्स हैं जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर आगे वही बोल बच्चन बात है, टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय यूनियन और अ स्टेट फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दो सेफगार्ड्स एंड अदर मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन। बोल बच्चन क्यों, क्योंकि जस्ट यही बातें मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं कि भाई यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को समय समय पे एडवाइस देना कि भाई आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बेनिफिट के लिए ये कर सकते हैं, यहाँ पे इनके खिलाफ ये अत्याचार हो रहा है तो इनके प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए ये चीजें की जा सकती हैं। ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। याद रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, बट ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस को मानता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इस एडवाइस का एक पॉलिटिकल एंगल है। सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो भैया अगले इलेक्शन में हो सकता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इनको वोट ना दे, इनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए। एक सरकार के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक बहुत बड़े तबके के लिए अच्छा लगे, उनके लिए ज्यादा प्रोग्राम चलाया जाए, क्योंकि जब वोट बटरने का समय आएगा, इलेक्शन का समय आएगा, तो वो बोलेंगे ना आके कि भाई देखिए हमने ये किया, हमने वो किया। लोकल देखिए जब हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो हमको नेशनल लेवल की कैंपेनिंग पता चलती है, लेकिन हमको ग्राउंड लेवल पे कैंपेनिंग नहीं पता चल पाती है। इलेक्शन पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये जो बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टीज ऑपरेट करती है ना, ये बहुत मेजर और मैसिव स्केल पे ऑपरेट करती है। तो हम लोग एडिटोरियल और न्यूज़पेपर्स में क्या देख सकते हैं कि भाई ओवरऑल देश में क्या पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स चल रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेनिंग करती है ना, तो कास्ट के आधार पे करती हैं, धर्म के आधार पे करती हैं। और उसके बारे में अगर आपको पता करना है तो बिल्कुल ही लोकल न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहरहाल खैर वो एक अलग चीज है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 2005 में कुछ और दूसरे फंक्शंस दे रखे हैं। अभी इधर जो फंक्शंस थे इसके बारे में हमने बात की, यहाँ पे कुछ अदर फंक्शंस हैं, अदर फंक्शंस ऑफ द कमीशन। यानी कि यहाँ पे 2005 में प्रेसिडेंट ने फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस और दे रखे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को। ये कौन से रूल्स के अंदर दिए हैं, तो ये दिए हैं द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेसिफिकेशन ऑफ अदर फंक्शन रूल्स 2005। तो इन रूल्स के तहत कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दिए गए हैं एनसीएसटी को, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ये एक्स्ट्रा फंक्शंस क्या हैं, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं थे। पहला, मेजर्स टू बी टेकन और कन्फरिंग ओनरशिप राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। तो भैया वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि फॉरेस्ट के इलाके में रहती हैं, बहुत हद तक वो फॉरेस्ट की इकोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो वहां पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलता है उसके ऊपर लिमिटेड ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। और इस बात को इंश्योर करने में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक मेजर रोल प्ले करेगा। फिर भाई ट्राइबल कम्युनिटीज के जो राइट्स हैं उनके मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, उनके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, वो नियम कानून के हिसाब से ट्राइबल कम्युनिटीज को ही मिलने चाहिए, आउटसाइडर्स का इंटरफेरेंस मिनिमम होना चाहिए। ट्राइबल्स वो जिस जगह पे भी रह रहे हैं उनको वायबल लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज मिले, वो स्ट्रेटजीज जो कि वो अपने रहने वाली जगहों पे ही अडॉप्ट करके अपने लिए एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक वायबल लाइवलीहुड अपने लिए अरेंज कर सकें, उनका डेवलपमेंट भी हो। इसके लिए जो भी मेजर्स लिए जा सकें इनको सजेस्ट करना काम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। फिर भाई अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं देश में, तो भाई कहीं पे थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, कहीं पे डैम खोदा जा रहा है, उसके चलते बहुत सारे जो ट्राइबल्स होते हैं वो मैसिव स्केल पे एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट कर दिए जाते हैं। तो जब उनको रिलोकेट किया जा रहा है तो उनका रिहेबिलिटेशन, उनको प्रॉपर हर्जाना देना, किसी दूसरी जगह पे उनको प्रॉपर घर देना, रिलीफ मेजर्स उनको अवेलेबल करवाना,
इस चीज को देखना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का काम है। फिर वो ट्राइबल लोग जिनको किसी भी वजह से जिनकी जमीनें छीनी गई हैं, वो जमीनें हो सकता है किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से छीनी गई हो, वो जमीनें हो सकता है मनी लेंडर या ट्रेडर ने छीन ली हो, गांव के सरपंच ने छीन ली हो, ठीक है। तो कभी कभी जो हाई कास्ट के लोग होते हैं, धर्म के ठेकेदार, वो लोअर कास्ट के लोगों को गांव के इलाके में दबाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर ट्राइबल लोगों की आप जमीन खींची जा रही है तो इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रिवेंट एलियनेशन, यानी इन लोगों को इनका हक, इनकी जमीनें अवेलेबल कराई जाएं। और मान लीजिए पहले इन एनी केस अगर ट्राइबल पीपल्स की जमीन छीन ली गई है तो उन लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट करना, हो सके तो उनको जमीन वापस दिलाना, और अगर आप जमीन वापस नहीं दिला रहे हैं तो प्रॉपर हर्जाना और रहने की जगह वापस दिलाना, ये काम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का। उसके बाद measures to be taken to elicit maximum cooperation and involvement of tribal communities for protecting forest and undertaking social afforestation। इसका क्या मतलब है भाई? देखिए, ये ट्राइबल कम्युनिटीज हमेशा से फॉरेस्ट में रही हैं, हमेशा ही से ही रिमोट इलाके में रही हैं, तो इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता लोकल इकोलॉजी के बारे में। तो इनको इन्वॉल्व करके हमारे इन्वायरमेंट को बचाना, पेड़ों को लगाना, फॉरेस्ट को बचाना, ये काम कर सकती है गवर्नमेंट। उसके बाद भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको पहले बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, पेसा एक्ट, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो ये जो पेसा एक्ट है, इसके प्रोविजंस का फुल इंप्लीमेंटेशन करने की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेसा एक्ट को इंप्लीमेंट करने की है सरकार की। अगर सरकार नहीं करती, जो कि बहुत से केसेस में सरकार नहीं करती है, तो वहां पे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का। अगर किसी एक जगह पे मान लीजिए पेसा का प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एक रिपोर्ट भी देता था जो कि द हिंदू और इंडियन न्यूज़पेपर में छप जाती है, तो सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाता है और सरकार को फिर काम करना पड़ता है। क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का एम्पावरमेंट है, मीडिया गेज बहुत ज्यादा है, तो सरकार के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर्स रहते हैं। उसके बाद measures to be taken to reduce and ultimately eliminate the practice of shifting cultivation by tribals that lead to their continuous disarmament and degradation of land and environment। देखिए, ट्राइबल सोसाइटी का एक नेचुरल पार्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि किसी एक जगह पे गए, पेड़ काटे, वहां पे खेती बाड़ी करी, फिर सब जला के चले गए, चूंकि लैंड खराब हो गया था, उसको 15-20 साल के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब आबादी देश की इतनी ज्यादा हो गई है, लैंड एरिया इतने कम हो गए हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए ज्यादा जगह बची नहीं है। तो अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही है तो वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रही है। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को समझाना कि भाई देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन गलत है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल और मॉडर्न प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करके इन ट्राइबल कम्युनिटीज को किसी एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल कराया जा सकता है, और कुछ इस तरीके से सेटल कराया जा सकता है कि जो उनके डिस्टिंक्ट कल्चरल फीचर्स हैं उनके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो, इंटरफेरेंस ना हो। तो ये चीज कर रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का काम, फॉर शेड्यूल ट्राइब्स का काम, सॉरी। फिर बात करते हैं रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अगर पूरे साल कुछ करेगी तो रिपोर्ट भी देगी। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाओ दोस्तों, छोटा हो बड़ा हो, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिपोर्टें निकलती हैं। कभी कल की डेट में आप IAS IPS IRS IFS बन के डिपार्टमेंट में जाओगे ना, आपका डिपार्टमेंट हर महीने या हर हफ्ते की रिपोर्ट निकालता होगा। उस रिपोर्ट में लिखा होता होगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन ने या जिसमें आप पोस्टेड हो डिपार्टमेंट ने उस मंथ में या उस हफ्ते में क्या काम किया। उसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करता है। अगर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब चाहे तो वो एनुअली से पहले या एनुअली के बाद भी एक रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास जब ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की रिपोर्ट जाएगी, प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पुटअप करेगा। पार्लियामेंट के सामने पुटअप करते हुए मान लीजिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने कोई रिकमेंडेशन दी है और सरकार ने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना है, तो उस रिकमेंडेशन को ना मानने की वजह है, रीजंस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी सच रिकमेंडेशंस को इस मेमोरेंडम में लिख के पार्लियामेंट में सामने रखेगा प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होगी। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अगर किसी स्टेट से रिलेटेड शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस बताता है तो भाई उस केस में प्रेसिडेंट उस स्टेट से रिलेटेड रिपोर्ट को स्टेट गवर्नर के पास भेजेगा। स्टेट गवर्नर क्या करेगा कि एक मेमोरेंडम के साथ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने वो रिपोर्ट रखेगा। उस मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने अगर उस स्टेट को कोई रिकमेंडेशन दी है तो क्या उस स्टेट की गवर्नमेंट ने उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट मतलब इंप्लीमेंट किया, और अगर इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, ये उस रिपोर्ट के साथ मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। मेमोरेंडम में लिख के इस मेमोरेंडम को गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। स्टेट लेजिस्लेचर में इसके ऊपर बहस होगी, तो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में
जब ये मेमोरेंडम्स पुटअप किए जाएंगे, मेमोरेंडम्स में लिखा होगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड हमने ये रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, तो इन रीजंस पे बहस होगी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने जो जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उनके ऊपर बहस होगी, और फाइनली सरकार की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे टेस्ट करेगा अपोजिशन कि भाई अगर रिकमेंडेशन आई है तो क्यों नहीं मान रहे हो आप। तो दिस इज अ पोटेंट वे ऑफ गेटिंग द गवर्नमेंट टू वर्क। फाइनली बात करते हैं पावर्स ऑफ द कमीशन की। हालांकि सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ रिपीटेड है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में सब डिस्कस कर चुका हूँ। कमीशन के पास ये पावर है कि वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकता है। जब कमीशन किसी भी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, देन इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोड। पावर्स ऑफ द सिविल कोड का मतलब क्या है कि वो देश के किसी भी पार्ट से किसी भी पर्सन को बुला सकता है अपने सामने, उसको शपथ दिलवा के अपने सामने उसकी गवाही ले सकता है। देश के किसी भी पार्ट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट, एफिडेविट पे एविडेंस लेना, किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मंगवाना, विटनेस और डॉक्यूमेंट को अपने सामने समन करना, उनसे पूछने के लिए कि भाई इस केस में एक्चुअली में क्या क्या है, और भी वो ताकतें जो प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को दे, या वो काम जो प्रेसिडेंट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को दे वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को करना होगा। और जब भी शेड्यूल ट्राइब से लिमिटेड, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड कोई पॉलिसी डिसाइड कर रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य की सरकार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार रेगुलरली डिस्कशन करेगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से कि भाई इन कम्युनिटीज की डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अपने एडवाइस देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो अपनी पॉलिसीज में उन एडवाइसेस को इम्बाइब करें। तो ये था पूरा एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बाद बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।